गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग जो ऑक्सीकरण अपकरण है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या दैनिक जीवन में उनका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार जो थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो आज क्या है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कई सारे प्रभाव हमें पर डे के लाइफ में, डेली लाइफ में देखने को मिलता है जिसमें कि ऑक्सीकरण और अवकरण का होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वह है भोजन का पाचन, है ना। पहला क्या है, भोजन का पाचन। देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं तो शरीर के अंदर भोजन का बहुत सारी क्रियाओं के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें पाचन होता है। इसमें से होता क्या है, जब भोजन हम लोग करते हैं उसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इन सब के अलावा जो भोजन होता है उसे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जब हम लोग श्वास लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन मुख्यतः होता है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है ना, जिससे कि ग्लूकोज टूटता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी यानी कि बल मिलता है और साथ ही साथ उष्मा निकलता है जिससे कि हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बरकरार रहता है, ठीक है ना। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो भोजन होता है उसका भोजन का ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ का अपघटन होता है, टूटता है, वहां पे ऑक्सीजन जाकर के उसे तोड़ता है, ऑक्सीकरण करता है। तो दैनिक जीवन में सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो भोजन का पाचन, जो हम लोग के शरीर के अंदर में होता है, ठीक है। दूसरा होता है भोजन का दुर्गंधित होना, ठीक है। दूसरा क्या है, भोजन का दुर्गंधित होना। होता क्या है कि खास तौर से गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भोजन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं ना। सुबह में बना हुआ भोजन शाम तक खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार के मटेरियल डाला जाता है, जैसे उसमें बसा होता है, कई प्रकार के मसाले होते हैं। तो ये जो बसा है, ये जो मसाले होते हैं, इनमें कई प्रकार के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि बाहरी वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है या यूं कहें कि क्रिया करता है, जिसकी वजह से भोजन जो होता है वो आपका खराब हो जाता है या दुर्गंधित हो जाता है, जो कि खाने के लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए भी कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे जब हम लोग भोजन बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिसे कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, है ना। उन पदार्थों को क्या कहते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। उन पदार्थों को मिला देते हैं जिससे कि भोजन का दुर्गंधित होना या यूं कहें कि भोजन खराब होने से रोका जा सकता है, ऑक्सीकृत होने से रोका जा सकता है। पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर है कि जो घरों में भोजन बनाते हैं उस भोजन को हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में रख करके, है ना, बाहरी वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसे संपर्क तोड़ करके भी ये काम करते हैं, यानी कि भोजन को ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं। और तीसरा है कि बहुत सारे ऐसे पॉट्स या बर्तन भी आ गए हैं जिसमें कि भोजन को रख देने के बाद और उसे अच्छी तरह से लगा देने से वो वायु रुद्ध हो जाते हैं, अर्थात उसमें वायु इंटर नहीं करता, हवा इंटर नहीं करता, यानी ऑक्सीजन इंटर नहीं करता, जिसकी वजह से भी वहां पे ऑक्सीजन कार्य नहीं कर पाते और भोजन ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ये तीन उपाय है ना। पहला क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करके, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, ऑक्सीडेंट का उपयोग करके। दूसरा है कि फ्रीज में रख करके, मैं डायरेक्ट फ्रीज लिख दे रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज में भोजन को रखकर, ठीक है, ये भी करके। और तीसरा नंबर है आपका क्या, वायु रुद्ध
जो बर्तन होते हैं, ठीक है, वायुयुक्त बर्तन में रख करके, ठीक है ना, बर्तन में रख कर इन 3 प्रकार से भोजन को अगर रखा जाए, ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेंट मिलाकर, ठीक है ना, ऑक्सीडेंट क्या करके मिला करके, तो ये 3 प्रकार से हम लोग भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। जो इसमें तीसरा नंबर है वो है श्वसन क्रिया, ठीक है, तीसरा नंबर क्या है तो श्वसन क्रिया है, श्वसन की क्रिया, ये भी आपका एक क्या है, ये इसके अंतर्गत आता है, ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है कि जो श्वसन की क्रिया हमारे दैनिक जीवन में हर क्षण होती रहती है, यानी कि हम लोग हर वक्त श्वसन की क्रिया करते रहते हैं। बिना श्वसन की क्रिया के हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है उसका पाचन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें किसी भी कार्य को करने के लिए बल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, मैंने आपको अभी बताया भोजन के पाचन में भी वही होता है। तो होता क्या है कि श्वसन क्रिया में कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होता है और साथ ही साथ वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, ठीक है। एक तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दूसरा जल देता है। तो ये ऑक्सीकृत होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एनर्जी भी मिलती है ना, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से टेम्परेचर भी निकलता है, ठीक है, टेम्परेचर जो कि हमारे शरीर को एक टेम्परेचर मेंटेन करके बनाए रखता है। तो श्वसन क्रिया भी एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है, ठीक है, जो कि दैनिक जीवन में हर क्षण होता रहता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर। जो चौथा नंबर है वो है दहन की क्रिया, ठीक है, दहन की क्रिया। अब दहन की जो क्रिया होती है इसको समझिएगा, कोई भी वस्तु या किसी भी पदार्थ जो कि दहनशील है, जलने वाला है, जब उसे हम लोग जलाते हैं तो उसे जलाने के समय में वहां पे वायु होना बहुत जरूरी होता है। वायु में खास तौर से आपको ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बिना ऑक्सीजन के लगभग बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है दहन की क्रिया में ऑक्सीकरण का काम करता है। यहाँ पे कार्बन, जो कि दहन की क्रिया में बेसिकली जलते कौन है तो कार्बन जलते हैं, ठीक है ना। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और यहाँ से भी आपको CO2 बनाता है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, जो क्या है आपका एक प्रकार का ऑक्सीकरण का उदाहरण है ये, है ना, इसका है ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक। तो आपको यहाँ पे मैंने 4 क्रियाएं बताएं जो कि डेली के लाइफ में घटित होता है, जो कि ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव को देखा जा सकता है, जिसमें पहला भोजन का पाचन है, दूसरा भोजन का दुर्गंधित होना है, ठीक है, तीसरा आपका श्वसन क्रिया है और चौथा आपका दहन की क्रिया है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार से दहन की क्रिया से अब हम लोग समझते हैं आगे कि दहन की क्रिया में 2 चीज होती है, एक तो होता है दहन और दूसरा जो होता है यहाँ पे एक होता है, उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन एंड फ्लेम, है ना, कॉम्बिनेशन एंड फ्लेम। तो ये 2 चीज होता है। कंबशन दहन में होता क्या है, सबसे पहले दहन और ज्वाला में हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे। दहन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जब जलता है तो जलने के साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और साथ ही साथ प्रकाश निकले, है ना, क्या क्या निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश निकले, उसे हम लोग दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन, यानी कि कोई भी पदार्थ को जब जलाएंगे तो वहां से एक तो गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका निकलेगा क्या, उष्मा, और एक आपका लाइट, है ना, प्रकाश वहां से निकलेगा, उसे हम लोग दहन कहते हैं। दहन में जो पदार्थ जलता है ना, जो पदार्थ जलता है, ठीक है, जो पदार्थ आपका क्या होता है, जलता है, उसे हम लोग दहनशील
या ज्वलनशील कहते हैं, है ना, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ जलेगा उसे क्या कहेंगे, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दहनशील होंगे और एक जो होगा वो अदहनशील पदार्थ होगा। ठीक है, दहनशील पदार्थ, जो पदार्थ जलता है ना, जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लकड़ी हो गया आपका, ये जलता है ना, लकड़ी हो गया, इसके साथ साथ हम लोग कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, है ना, बहुत सारे पदार्थ जो हैं वो जलते हैं। तो जो भी पदार्थ जलेगा उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ। दूसरा होता है अदहनशील। ठीक है, अदहनशील पदार्थ, तो जो पदार्थ जलता नहीं है ना, जो पदार्थ जले ही नहीं उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर नहीं जलने वाला, बालू ये नहीं जलता, मिट्टी नहीं जलता, और भी बहुत सारे पदार्थ जो जलता ही नहीं है उसे क्या कहेंगे, अदहनशील पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, दहन के हिसाब से जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ, जो नहीं जलता है वो अदहनशील पदार्थ कहलाता है। दहन के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया कि दहन वह प्रक्रिया होती है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति हो, है ना, उसे हम लोग दहन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि अगर कार्बन को हम लोग जलाते हैं, दहन के बारे में बता दिए ना, दहन क्या है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, O2 के उपस्थिति में, जल उपस्थिति में, ठीक है, हो, जिससे कि क्या हो, जिससे आपको CO2, हीट और लाइट, ठीक है ना, ये तीन चीज प्राप्त होता है, उसे हम लोग दहन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो CO2 साथ ही साथ यहाँ से ऊष्मा मिलता है, यानी हीट मिलता है, और साथ ही साथ प्रकाश भी मिलता है। तो ये आपका दहन का एक क्या हो गया, समीकरण हो गया, है ना, एक अभिक्रिया हो गया, दहन की अभिक्रिया हो गया, ये हो गया। कई सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि वायु की ऑक्सीजन अनुपस्थिति में होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। अब बहुत सारे पदार्थ है, जैसे अगर मैग्नीशियम, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि वैसा दहन जिसे कि हम लोग वायु की अनुपस्थिति में, अब वायु बोले तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, वहां पे ऑक्सीजन के जगह पे कोई दूसरा गैस होगा जो कि उसको दहन में मदद करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम जो होता है वह आपको नाइट्रोजन की प्रेजेंस में भी जलता है, जिससे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो अगर Mg है, जब इसे N2 के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये MgNO2 बनाएगा, Mg3 बनाएगा, है ना, यहाँ पे ये बना देगा, और साथ ही साथ यहाँ से हीट निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, वायु मतलब बोले तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है। इसी के साथ साथ दूसरा, जैसे हम लोग कहते हैं कि मोमबत्ती जो होती है, मोम, तो मोम का सूत्र पता है क्या होता है, मोम का सूत्र होता है C25H52। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये मोम का सूत्र होता है C25H52। जब मोम को हम लोग क्लोरीन की उपस्थिति में जलाएंगे, किसकी उपस्थिति में, क्लोरीन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो यहाँ से हमें कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा और HCl मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, HCl। इसको हम लोग ये करेंगे तो यहाँ 25 कार्बन होगा और 52 इसको लगा दीजिए, तो आपका हो गया 52, 26 दूना 52। ठीक है, 26 दूना 52, ये आपका इक्वल हो गया ना, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है,
तो आपसे ये है कि मोम का सूत्र क्या होगा। मैं फिर से बता दूं कि मोम का सूत्र जो होता है C25H52 होता है। ये मोम का सूत्र होता है ना, जो मोमबत्ती जिससे हम लोग जलाते हैं। अच्छा, मोमबत्ती और मोम में क्या फर्क है? देखिए, मोम में ही अगर कोई जलने वाला चीज लगा दिया जाता है, जिसे कि हम लोग बत्ती कहते हैं, है ना, कोई धागा लगा दिया जाता है जो जलता है, मोम पिघलता है, धागे के ऊपर में चढ़ता है और वो फिर वहां मोम जलता है। तो वही मोम का सूत्र है C25H52, है ना, याद रखिएगा इसको। अभी तक एग्जाम में तो कभी ऐसा पूछा नहीं है कि मोम का क्या सूत्र होता है, लेकिन भविष्य के लिए याद रखिए, कभी हो सकता है कोई पूछ ही दे कि आपसे कि मोम का क्या सूत्र होता है, तो C25H52, है ना, ये मोम का सूत्र होता है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, तो ये विदाउट ऑक्सीजन, ये कब जल रहा है? क्लोरीन की उपस्थिति में, है ना। मोम कब जल रहा है? जब क्लोरीन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है तो कार्बन और HCl का निर्माण होता है। किसको? मोम को जब जलाते हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि दहन की क्रिया में मदद नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो दहन की क्रिया में मदद नहीं करते हैं उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो आपका जैसे कि ये हो सकता है कार्बन डाई जो ऑक्साइड है, ये दहन की क्रिया को प्रिफेयर नहीं करता, यानी दहन होने नहीं देता, उसे बुझा देता है ना। जैसे कि अगर कोई आग जल रहा हो, तो आग जब जलता है तो क्या करते हैं, वहां पे उसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो ज्यादातर आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग दहन का अपोषक कहेंगे, ठीक है। देखिए, तो जो पदार्थ दहन की जलने में मदद नहीं करता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो हो गया अपोषक। जो दहन को जलने में मदद करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब दहन जब होता है तो ये मदद करता है, हेल्प करता है, तो उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। अब जो दहन होता है इसकी 3 शर्तें होती है, दहन की 3 शर्तें होती है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि दहन की कितनी शर्तें होती है, तो 3 शर्तें। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ बोले तो वैसा पदार्थ जो जलता है ना, जो जले, उस पदार्थ की उपस्थिति। यानी किसी भी चीज को अगर जलाना हो तो सबसे पहले तो वो चीज ही चाहिए जो चीज जले, है ना। तो पहला शर्त दहन का यही है कि जिसे जलाना है वो चीज की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, जिसमें कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल या कोई भी ईंधन हो गया, ठीक है, वो सभी के सभी दहनशील पदार्थ के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो नंबर है वह है आपका ये दहन के पोषक की उपस्थिति, ठीक है, दहन के पोषक क्या है, तो दहन के पोषक की उपस्थिति, अर्थात हम किसी भी पदार्थ को जब जला रहे होते हैं तो उसे जलने में जो सहायक होता है, या ऑक्सीजन हो, या फिर आपका नाइट्रोजन हो, या क्लोरीन हो, या और कोई भी गैस जो उसको जलने में मदद करे, तो दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी है। अगर दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति नहीं होगी तो कोई भी पदार्थ जल ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा नंबर है ज्वलन ताप की प्राप्ति, अर्थात कि जिस ताप पे जिस पदार्थ को हम जला रहे हैं वो जलना शुरू हो जाए, है ना। जैसे कि अगर देखा जाए एक दिया सलाई का तिल्ली और एक लकड़ी, तो दिया सलाई की तिल्ली जो होता है बस उसको माचिस का जो बॉक्स होता है उस पर रगड़ने से उसमें आग पकड़ लेता है। जबकि अगर एक लकड़ी को जब जलाना है तो वो माचिस के एक तिल्ली से नहीं जल पाता, उसके लिए उस पे कोई ईंधन, ऐसा पदार्थ जो उसको उसके ज्वलन ताप की प्राप्ति कर सके, वहां तक उसको जलन जो ताप है वहां तक पहुंचा सके जहां वो जलना शुरू हो, तो वो जलना शुरू करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप। अर्थात ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना। अगर एक लकड़ी को जलाना हो, एक कागज को जलाना हो, तो माचिस की एक तिल्ली से कागज तो जल जाएगा लेकिन लकड़ी नहीं जलेगा।
ठीक है। तो माचिस की तिल्ली के लिए या कागज के लिए जो ज्वलन ताप है बहुत ही हल्का है, बहुत ही कम है, इसलिए वो जल्दी जल जाते हैं। जबकि ज्वलन ताप जो होता है लकड़ी के लिए वो ज्यादा होता है, जब तक उसे उसका ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक वो जलना शुरू नहीं करेगा। तो आपकी ये 3 शर्तें होती है ना, पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा पोषक पदार्थ की उपस्थिति और तीसरा ज्वलन ताप की उपस्थिति। ये 3 आपके शर्तें होती है जिन शर्तों को फॉलो करते हुए ही किसी भी पदार्थ का दहन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दहन के बारे में। तो आज हम लोगों ने ऑक्सीकरण अपकरण के प्रभाव जो दैनिक जीवन में होता है उसके बारे में देखा और दहन के बारे में देखा। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग ज्वाला और ज्वाला से रिलेटेड और भी टॉपिक और साथ ही साथ एलपीजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तब और जाते जाते बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर भी कर दे, है ना, दूसरों के साथ। क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में या लाइक कमेंट्स करने में कोई खर्च होता नहीं, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और मैं इसी तरह का और वीडियो लाता रहूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।